हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन है। पिछले वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ा था। आज हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। All of what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the diseases. अभी तक जो है हमने ये पढ़ा कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है किसी को, तो हम किस तरीके से उस इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं, उस इन्फेक्शन को क्योर कर सकते हैं और उस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। बट देयर आर 3 लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच टू डीलिंग विद द इन्फेक्शियस डिजीज़। द फर्स्ट इज़ दैट once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely. किसी भी ट्रीटमेंट में बेसिकली जो है 3 तरीके की प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहला कि जब किसी को कोई डिज़ीज़ होती है तो जो उसके बॉडी फंक्शंस होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। और जब बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाते हैं तो वो कम्प्लीटली जो है उनको रिकवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। द सेकेंड इज़ दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। जो सेकेंड चीज़ होती है वो कि जो इनका ट्रीटमेंट होता है वो एक लंबा समय लेता है। इट विल टेक द टाइम, विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ is likely to be bedridden for some time even if we can give proper treatment. सेकेंड चीज़ क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट जिसको हम दे रहे हैं उस ट्रीटमेंट देने में या उस ट्रीटमेंट को लेने में, कंज्यूम करने में थोड़ा सा उसको टाइम लग जाता है, तो उसको उतने टाइम तक के लिए बेड पे रहना पड़ सकता है अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो। The third is that the person suffering from an infectious disease can serve as the source from where the infection may spread to other people. Third क्या होता है कि किसी भी पर्सन को अगर कोई डिजीज़ हो गई है तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस दूसरों के हो सकते हैं क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है। ठीक है, दिस लीड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एबव डिफिकल्टीज and it is because of such reason that prevention of disease is better than the cure. तो इन सब रीजंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डिजीज़ का जो प्रिवेंशन है उसको प्रिवेंट कर देना किसी भी डिजीज़ को वो ज़्यादा बेटर है रादर देन टू क्योर एनी डिजीज़। किसी चीज़ का इलाज करना तो एक अलग चीज़ है, पर वो बीमारी हो ही ना उससे पहले उस बीमारी को हम प्रिवेंट कर दें, ख़त्म कर दें, तो हमें इलाज की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक, बट द क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज़। हम डिजीज़ को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। देयर आर 2 वेज, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक टू ईच डिजीज़। 2 तरीके हैं इसके। पहला, द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन इज़ मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग द एक्सपोजर एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। पहला वे ये है कि हम जो है इन्फेक्शन से दूर रहें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर ना हो तो हम इन्फेक्शन से दूर रहेंगे, पर ये कैसे पॉसिबल है। इफ़ वी लुक एट दैट मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग वी कैन गेट सम ईजी आंसर। फॉर एयरबॉर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग द लिमिटिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। सबसे पहली बात, जो एयरबॉर्न डिजीज़ हैं उन एयरबॉर्न डिजीज़ के लिए जो लिविंग हम ऐसी जगह ना जाएं जो कि जहाँ पे लोग ओवर क्राउडेड हो, या फिर ऐसा करें कि कोई भी प्लेस जो है अगर कहीं किसी जगह इन्फेक्शन फैला है तो वहाँ की उस प्लेस पे उस जगह पे ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, ओवर क्राउडेशन ना हो। फॉर वाटर बॉर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए हम उस पानी को जो है मतलब स्टोर करके इस तरीके से रखें या इस तरीके से रखें कि उसका गंदी चीज़ों के साथ में एक्सपोजर ना हो, और हम जब गंदा पानी नहीं पिएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो वाटर यूज़ करने से पहले हम उस वाटर में ट्रीटमेंट कर लें, यानी कि उसमें हम क्लोरीन की टैबलेट्स मिला लें या पानी को बॉयल कर लें। देयर आर मेनी वेज टू प्योर द वाटर। ठीक,
For vector-borne diseases, we can provide clean environment, and this would not, for example, allow mosquitoes breeding in other. In other words, public hygiene is one basic key to prevention of the infectious diseases. तीसरा जो है, जो vector-borne diseases हैं, उन vector-borne diseases के लिए हम जो है क्लीन इन्वायरमेंट्स में रहें. जैसे कि मॉस्किटो जो है रुके हुए पानी में ब्रीड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम अपने आसपास, घरों के आसपास जो है पानी जमा ना होने दें, गार्बेज ना इकट्ठा होने दें, कूड़े को कूड़े घर में डालें, तो मक्खियाँ नहीं जो है मंडराएंगी उनके ऊपर में. तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं. यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें तो अगर अपने आसपास जो है हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं. In addition to these issues that relate to the environment, there are some other general principles to prevent the infectious diseases. इन सब चीज़ों के अलावा जो है कुछ और अदर प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज से हमें बचा सकते हैं. To appreciate those principles, let us ask a question we have not looked at so far. Normally, we are faced with the infections every day. If someone is suffering from a cold and cough in the class, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection. But all of them do not actually suffer from the disease. Why not? देखिए क्या होता है कि अगर आपकी क्लास में एग्जाम्पल है कि किसी को कोल्ड कफ हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए, तो जो बच्चा उस बच्चे के बगल में बैठ रहा है तो उसको तो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन बाकियों को इन्फेक्शन नहीं होता है. ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स. क्योंकि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो होता है ना, इम्यूनिटी होती है, वो प्रेजेंट होती है जो कि माइक्रोब्स से हमें बचाती है. वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज्ड इन किलिंग इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स. हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर इस तरीके के सेल्स हैं जो कि हमारे ऊपर आने वाले इन्फेक्शंस को से हमें बचाते हैं. इफ़ दे आर these cells go into action each time infecting microbes enter the body. If they are successful, we do not actually come down with any disease. अगर हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग है तो हमें किसी भी तरीके की कोई डिजीज़ जल्दी नहीं हो सकती है. The immune cells manage to kill off the infections long before it assumes the major proportion. जो इम्यून सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शंस को जो है जो हमारे अंदर जो इन्फेक्शंस आते हैं उनको किल करते रहते हैं मेजर प्रोपोर्शंस में. मतलब जैसे सेल्स अपने आप को डिवाइड करके उन इन्फेक्शंस को क्योर करने की कोशिश करती हैं. एज वी नोटेड अर्लियर, इफ़ द नंबर ऑफ द इन्फेक्टिव माइक्रोब इज़ कंट्रोल्ड, द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज़ विल बी माइनर. अगर जो इन्फेक्टिव माइक्रोब्स हैं उनको हम कंट्रोल कर लें तो जो डिजीज़ होंगी वो उनकी जो मैनिफेस्टेशंस यानी जो उनके रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे? माइनर होंगे. इन अदर वर्ड्स, बिकमिंग एक्सपोज टू एन infected with an infectious microbe does not necessarily mean developing the noticeable diseases. कोई ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी हम इन्फेक्शन से एक्सपोज में होते भी हैं पर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो इसकी वजह से वो इन्फेक्शन हमारे अंदर एंटर नहीं कर पाता है. सो वन ऑफ वे ऑफ लुकिंग एट सीवियर infectious disease is that it represent a lack of success of the immune system. The functioning of the immune system, like any other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available. देखिए इसमें ये बताया गया है कि एक सक्सेसफुल इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप हो सकता है. एक अच्छा इम्यून सिस्टम, एक एक्टिव इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर तभी जब डेवलप हो सकता है जब हम जो है एक गुड अमाउंट में प्रॉपर और सफिशिएंट नरिशमेंट लें. ठीक है, अगर हम जब अच्छा सा खाना जो विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों से भरपूर खाना जब हम खाएंगे तो जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल बिहाइंड टू इम्प्रूव ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. ओके. Therefore, the second basic principle of prevention of infectious disease is the availability of the proper and sufficient food for everyone. तो पहले क्या हो गई थी? पहला बेसिक प्रिंसिपल था टू मेंटेन द हाइजीन अराउंड अस. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. एंड द सेकेंड प्रिंसिपल टू टेक द प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर
फॉर मेकिंग आर इम्यून सिस्टम एक्टिव। ठीक है, तो अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव बनाना, ये पहला दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या हुआ, अपने आसपास जो है साफ़ सफाई रखना ताकि इन्फेक्शियस डिजीज़ फैला ना। और दूसरा, अपने अंदर की इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना सो दैट कि इन्फेक्शन अगर आता भी है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे एक्टिवली लड़ सके, उससे डिजीज़ को लड़के भगा सके। और हम अपने इम्यून सिस्टम को किस तरीके से डेवलप कर पाएंगे, अच्छा एक्टिव डेवलप कर पाएंगे, जब हम प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट लेंगे, जब हम अच्छे तरीके का खाना, नरिशमेंट वाला खाना लेंगे, खाएंगे, तब हम जो है अपनी इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। ओके, these are the general ways of preventing infections. What are the specific ways? They relate to our peculiar property of the immune system that usually fights off microbial infection. Let us cite an example to try and understand this property. These days there is no smallpox anywhere in the world, but as recently as 100 years ago, smallpox epidemics were not at all uncommon. In such an epidemic, people used to be very afraid for coming near someone suffering from the disease since they were afraid of catching the disease. इसको उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया है। स्मॉल पॉक्स जो होती है ना, स्मॉल पॉक्स जो होती हैं, अभी आजकल के लिए तो हम लोग को स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन और सारी चीज़ें लग जाती हैं, तो ये चीज़ें कम होती हैं। लेकिन जब पुराना जो टाइम था, जब स्मॉल पॉक्स की दवाइयाँ और वैक्सीन्स नहीं खोजी गई थी, तो जो लोग थे ना, उनको बहुत डर लगता था। अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता था तो उसके थ्रू, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है, तो उस दूसरे इंसान को भी वो बीमारी फैल सकती थी। तो लोग, अगर किसी को हो जाता था तो लोग उस इंसान के पास नहीं जाते थे। However, there are one group of people who did not have this fear. पर कुछ ऐसा, उस टाइम पे एक ऐसा ग्रुप भी का पीपल भी था जिनको इस बीमारी से कोई डर नहीं था। These people would provide nursing care for the victims of the smallpox. ये पीपल वो लोग थे जो स्मॉल पॉक्स के विक्टिम्स थे, उनकी मदद करते थे। This was a group of people who had smallpox earlier and survived it, although with a lot of scarring. ये जो पीपल थे, ये वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको स्मॉल पॉक्स हो चुका था और वो लोग उस स्मॉल पॉक्स से सर्वाइव कर चुके थे, मतलब ठीक हो चुके थे। या दूसरा कह सकते हैं कि ये लोग जो है सर्वाइवर्स थे उस स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ के। हाँ, उनके पास ऊपर स्कार्स ज़रूर प्रेजेंट रहते थे। स्कार मतलब दाग धब्बे। In other words, if you had smallpox once, there was no chance of suffering from it again. तो दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो चुका है तो उसको दोबारा स्मॉल पॉक्स होने की संभावना बहुत कम होती है। सो हैविंग द डिजीज़ वंस वॉज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक्स ऑफ द सेम डिजीज़। अगर एक बार डिजीज़ ये जो है हो चुकी है, तो उसका बाद अगर दोबारा ये डिजीज़ अटैक भी करती है तो हमारे पास जो है, हमारी बॉडी में उसके प्रति, उस डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसके थ्रू दोबारा वो बीमारी के इन्फेक्शन हमें वैसे नहीं अटैक कर पाता। This happens because when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. So the next time that particular microbe or its close relative enters the body, our immune system responds with even greater vigor, and this eliminates the infection even more quickly than the first time around. तो हमारी बॉडी में जब पहला बार कोई डिजीज़ आती है तो वो पहली बार होती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, धीरे ही से एक्टिव होता है, लेकिन एक्टिव होता है। पर नेक्स्ट टाइम जब वो बीमारी आ जाती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बना चुका होता है, उसको पहचान चुका होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा विग्रसली अटैक करता है उन कीटाणुओं पे, इन्फेक्शियस एजेंट्स पे, और इसके बाद फिर जो है वो बीमारी उस तरीके से सीवियर नहीं होती है। This is the basis of the principle of vaccination has come into our uses. तो यही जो है वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल था जो आज हम लोग यूज़ करते हैं। The traditional Indian and Chinese medicinal symptoms deliberately rubbed the skin crust from the smallpox victims into the skin of healthy person. They thus hoped to induce a mild form of smallpox that would create resistance against the disease. Famously, 2 centuries ago, an Indian physician named
Edward Jenner realized that the milkmaid who had the cowpox did not catch the smallpox even during the epidemics. Cowpox is very mild disease. Jenner tried deliberately giving cowpox to people, as he can be seen doing in the picture, and found that they were now resistant to the smallpox. And this was because of the smallpox virus is closely related to the cowpox virus. Cow is the vac of the Latin, cowpox is vaccinia. From these roots, the word, देखिए क्या हुआ, जो एडवर्ड जेनर थे, एक साइंटिस्ट थे, फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, देखा कि जो स्मॉल पॉक्स लोगों को हो रहा था, पर एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो जिनको ये नहीं हो रहा था। वो कौन थे? मिल्क मेड्स, जो जानवर पालते थे। तो जानवरों में ये बीमारी थी काऊ पॉक्स की। काऊ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के वायरस लगभग एक जैसे होते थे। तो उन्होंने देखा कि काऊ पॉक्स जो है एक माइल्ड डिजीज़ थी, जो माइल्ड मतलब होता है हल्का, जो हल्का प्रभाव दिखाती हो, माइल्ड, तो माइल्ड डिजीज़ थी। तो उन्होंने उसके वायरसेस को जो है एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, और उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको हल्का बुखार या कुछ फीवर आया होगा या कुछ थोड़ा बहुत सिम्टम्स आए होंगे, लेकिन उसके बाद वो इंसान ठीक हो गया और दोबारा फिर उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो कम मतलब जो बैक्टीरियाज थे या जो वायरसेस थे स्मॉल पॉक्स वाले, काऊ पॉक्स के जो वायरसेस थे, वो जो है वो माइल्ड प्रभाव दिखाते थे, और उन्होंने बॉडी में जाके, एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाके उसके प्रति एक एंटीबॉडीज़ डेवलप करा दिया। यूँ कहें हमारे इम्यून सिस्टम को जगा दिया उस बीमारी के प्रति। तो नेक्स्ट टाइम जब वो बीमारी आई तो हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको बहुत ही एक्टिवली हैंडल किया और हम उस बीमारी को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने नहीं दिया। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आपको देखा नहीं है, छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है, तो हम लोगों को छोटे में वैक्सीनेशन इसीलिए लगा दी जाती है ताकि हमारी बॉडी में उस, या बच्चे की बॉडी में उस डिजीज़ की, कुछ डिजीज़ के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है वो डेवलप हो जाए, हमारी एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाएं, तभी बच्चों को हल्का बुखार या दर्द, हल्का पेन, ये सब फील होता है। लेकिन इसका जब हमारी बॉडी में उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो फिर वो बीमारी दोबारा हमें छू भी नहीं सकती है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द वैक्सीनेशन। ठीक है, अब इस तरीके की बहुत सारी वैक्सीन जो होती हैं वो मार्केट में आ गई हैं, जो कि हमें इस तरीके की इन्फेक्शन डिजीज़ से बचाती हैं, जैसे कि टिटेनस है, डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, मिजल्स है, पोलियो है, और बहुत सारी। दिस फॉर्म द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। ऑफ कोर्स सच अ प्रोग्राम कैन बी यूज्ड ओनली। अब इसके अलावा जो है इन वैक्सीनेशन को देने के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम और बहुत सारे हेल्थ मेजर्स और फैक्टर्स लिए गए हैं, जिससे कि जो डिजीज़ हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम पाया जाए, ताकि लोगों को इन बीमारियों के प्रति अवेयरनेस प्राप्त हो, लोग जो है वैक्सीनेशन कराएं बच्चों को, और हमारी जो सिटीजन्स हैं वो इंडिया के, वो हर बीमारी के प्रति हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव हो जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द होल चैप्टर. दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड नाउ. These are the question: why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are at sick? What are the different means which infectious agents are spread? What precautions can you take in your school to reduce the incidence of infectious disease? What is immunization? What are the immunization programs available at the nearest health center? So these are the 5 questions which you have to do in your homework. In my next video I'll discuss I'll just revise the whole chapter once more time. Then after I will discuss the NCERT question answers from the back exercise. ठीक है, तो आप पूरा एक बार चैप्टर आज पढ़ लीजिए। चैप्टर पढ़ने के बाद में जो मैंने ये क्वेश्चन 5 वाले दिए हुए हैं, ये 5 क्वेश्चंस आप करके रखिएगा। कल के वीडियो में मैं आपको रिवीजन दूंगी इस चैप्टर का, और उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको NCERT के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी। ठीक, तो रिवाइज इट। थैंक यू।